हेलो एवरीबॉडी, ढेर सारा स्वागत है आप सब लोगों का। और आज हम फिर से एक नया प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर रहे हैं और एक नया प्रैक्टिस सेट हम लगाएंगे और ढेर सारे शब्दों को फिर से जानेंगे। जैसा कि अब तक हमारे लेक्चर्स में आपने देखा होगा कि हमने हमेशा करीब 20 क्वेश्चन लिए हैं, हर बार 4 ऑप्शन लिए हैं और हमेशा कोशिश यही की है कि नए शब्द रहें ताकि एक बार में आपको कम से कम 80-90 शब्द मालूम पड़ जाएं। और ताकि कम से कम 2 लेक्चर्स में आपके पास 200 शब्द हों। और सब कुछ मिलाकर के अगर लेक्चर्स मिला दिया जाए और प्रैक्टिस सेट मिला दिया जाए तो आपके पास एटलीस्ट 200 से 250 के आसपास शब्द हों। ऐसे करते करते आपके पास शब्दों का एक अच्छा खासा मतलब कलेक्शन होगा जो आपके कंपटीशन में, डे टू डे लाइफ में, न्यूज़पेपर रीडिंग में, मैगजीन्स में, हर जगह आपकी बहुत सारी मदद करने वाला है और आपको बेहतर, कॉन्फिडेंट और अच्छा महसूस कराने वाला है। आज हमारे पास ढेर सारे शब्द फिर से हैं और हम आज कुछ फिर से अच्छा जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा प्रवचन दे दूं मैं आप लोगों को। मैंने आपसे कहा था कि हर शब्द अपने आप में एक आइडिया है, एक विचार है, एक इमोशन है, एक फीलिंग है, अपने आप में एक वो पूरी की पूरी दुनिया है। वर्ड शब्द अकेला शब्द नहीं है। आज लाल वाले पेन से लिखूंगा। वर्ड सिर्फ वर्ड नहीं है, वर्ड अपने आप में सब कुछ है। वो क्या नहीं हो सकता है, वो एक विचार हो सकता है। और विचार अपने आप में बहुत क्रांतिकारी होते हैं। कई बार आपको शब्दों से एक ऐसा विचार मिल जाता है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है, आपको नई क्रांति दे सकता है, आपको एक नई दिशा दे सकता है, आपको बेहतर बना सकता है। और कई बार वही शब्द जो कुछ ऐसा कर दे आपके साथ कि आपको बहुत डाउन जाना पड़े, आपके साथ चीज़ें बिगड़ जाएं, आप डिप्रेशन में आ जाएं, फ्रस्ट्रेशन में चले जाएं, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। तो शब्दों के साथ और उनके कलेक्शन के साथ, साथ साथ उनकी चॉइस के साथ हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। हमें कैसे शब्दों का प्रयोग करना है, कैसे शब्दों को जानना है, कैसे शब्दों का प्रयोग करना है, कैसे शब्दों को बोलना है, और साथ ही साथ कैसे शब्दों को सुनकर इग्नोर करना और कैसे शब्दों को कलेक्ट करना, ये बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमारे पास कंपटीशन में जो शब्द आते हैं वो ज़्यादातर रीडिंग से रिलेटेड होते हैं। खास तौर पे वो शब्द जिनका आपको जानना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो इडियम्स हों, फ्रेजल्स हों, या न्यूज़पेपर वर्ड्स हों, या लिटरेचर के वर्ड्स हों। मतलब आपके पास केवल वही शब्द रहेंगे जिनका आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो आज का हम सफ़र शुरू करते हैं। धीमे धीमे हम अपना वही रवैया अपनाएंगे, एक एक शब्द को एक्सप्लेन करेंगे और एक एक चीज को बताएंगे। तो जैसे कि हमारे पास पहला सेंटेंस है और इसमें लिखा हुआ द इंस्पेक्टर वॉज अ विजिलेंट यंग मैन। मतलब जो इंस्पेक्टर साहब थे वो एक बहुत ही एक यंग और एक बहुत ही विजिलेंट ऑफिसर थे। अब हमारे पास ये विजिलेंट नाम का शब्द है और हमारे पास 4 ऑप्शन है: स्मार्ट, वॉचफुल, एम्बिशियस और इंटेलिजेंट। इसमें से इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो वॉचफुल है। विजिलेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो केयरफुल हो, कोई भी काम यूं ही नहीं कर देता हो, किसी भी कार्य को करने से पहले विचारता हो, सोचता हो, चिंतन करता हो और इसके बाद कार्य करता हो। खास तौर पे जो शब्द है ना वॉचफुल, वॉचफुल का मतलब होता है सक्रिय। मतलब जब भी वो कोई काम करेगा तो वो सोच कर करेगा, विचार करके करेगा। तो हमारे पास दूसरा चीज आती है थॉट, थॉटफुल। माने कि एक ऐसा व्यक्ति, वन हु इज वॉचफुल इज आल्सो थॉटफुल, ही इज आल्सो केयरफुल। माने विजिलेंट का मतलब हुआ कि एक ऐसा इंसान जो केयरफुल है, थॉटफुल है, प्लस वॉचफुल है। माने कि वो होशियार और सावधान है। ऐसे इंसान को हम विजिलेंट कहते हैं। तो अब सेंटेंस का मतलब निकलेगा द इंस्पेक्टर वॉज अ विजिलेंट यंग मैन। माने इंस्पेक्टर साहब थे वो एक बहुत ही सावधान यंग पुलिस वाले थे। ठीक है। अब हमारे पास 4 शब्द और हैं: स्मार्ट है, एम्बिशियस और इंटेलिजेंट है। अगर हम ध्यान से देखें तो इंटेलिजेंट भी कुछ हद तक विजिलेंट के साथ मैच करता है, पर पूरी तरह से मैच नहीं करता है, क्योंकि इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान। और बुद्धिमान जो है वो वॉचफुल के साथ, इंटेलिजेंट वर्ड वॉचफुल वर्ड के साथ ठीक ठीक मैच नहीं करता। एम्बिशियस तो बिल्कुल भी नहीं मैच करता, क्योंकि एम्बिशियस का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत सारी एस्पिरेशंस हो। एस्पिरेशंस का मतलब है कि एक व्यक्ति जो बहुत अधिक महत्वाकांक्षी हो, वो चाहता हो कि मेरे पास कार भी हो, खूबसूरत बेबी भी हो, एक बड़ा बंगला भी हो, बहुत सारी चीजें हो मेरे पास। बट एम्बिशियस लोगों के साथ एक समस्या ये भी होती है कि कई बार वो अपने अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हर बार सही रास्ता ही नहीं अपनाते हैं, कई बार वो गलत रास्ता भी अपना लेते हैं। तो महत्वाकांक्षी लोग
जो एम्बिशियस पीपल हैं वो हमेशा थॉटफुल या केयरफुल नहीं होते हैं, बट जो विजिलेंट लोग हैं वो थॉटफुल होते हैं, केयरफुल होते हैं, प्लस वॉचफुल होते हैं। इसके बाद हम आते हैं स्मार्ट पे। स्मार्ट आप जानते ही हो, जैसे कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, आप लोग जानते हैं, इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ, आप लोग समझ गए होंगे कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, और आप मुझे जो सुन रहे हैं आप मुझसे भी ज़्यादा स्मार्ट हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा सेंटेंस है हमारे पास, फ्यू टीचर हैव बीन स्पेयर्ड द प्रॉब्लम ऑफ एन ऑस्ट्रीपेरस pupil इन द क्लास। वाह, कितना खूबसूरत शब्द है ना ये। ऑस्ट्रोपेरस, आपने देखा होगा हमेशा हर क्लास में एक ऐसा लड़का होता है जो टीचर की नाक में दम कर देता है। वो इतना उस बंदे का लक्ष्य केवल एक होता है, सेकंड रो पर बैठी हुई लड़कियों को इम्प्रेस करना। उसका तीसरा कोई लक्ष्य नहीं, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि बगल में जो बैठी हुई लड़कियां हैं वो किसी भी तरह से उसकी कार्टूनी हरकतों को देख करके हंसें, थोड़ा बहुत एंजॉय करें, और उनमें से कोई एक दो उसके जाल में फंस जाए। उस फिलेंडरर के, उस मूर्ख के, उस बेवकूफ इंसान का केवल और केवल लक्ष्य होता है कि वो कहीं से कुछ भी उठा लाएगा, टीवी देखेगा, फिल्में देखेगा, उठ पटांग की हरकतें करेगा, और उसके बाद जो है सबका अटेंशन सीख करने की कोशिश करेगा। ऐसा इंसान मुख्य तौर पे मूर्ख ही होता है। मैं अपना व्यू बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे लोग ज्यादातर अपनी लाइफ में बहुत पीछे रह जाते हैं कई बार, क्योंकि वो शुरुआत से ही एक एक ऐसी टेंडेंसी डेवलप करते हैं अपने अंदर साइकोलॉजिकली, जिसमें वो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों को कमजोर समझना, दूसरों का मजाक उड़ाना, ये करते करते एक समय उनके साथ ऐसा आता है जब वो खुद भी एक मजाक बन जाते हैं, और फिर उन्हें बहुत तकलीफ होती है। तो खैर, इस सेंटेंस का मतलब ये है, द टीचर फ्यू टीचर हैव बीन स्पेयर्ड, कुछ ही उस शरारती लड़के के द्वारा दी हुई समस्या से शिक्षक अपने आप को बचा पाए हैं। ये हैव बीन स्पेयर्ड जो है ना, वो पैसिव वॉइस है। किसका पैसिव वॉइस है? प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है, और पैसिव का जो प्लूरल, प्रेजेंट परफेक्ट का जो पैसिव बनता है वो हैव के बाद बीन लगाकर या हैज के बाद बीन लगा करके बनता है। तो इसका मतलब हुआ कि वो एक विद्यार्थी, उसने किसी भी शिक्षक को अपनी शरारती हरकतों के द्वारा नहीं छोड़ा। नो टीचर हैज बीन स्पेयर्ड बाय हिज नॉटी, स्ट्रिक्ट और व्हाट ऑकवर्ड हैबिट्स। ठीक है, तो हमारे पास चार ऑप्शन है, ऑकवर्ड, लेजी, अनरूली एंड सलन। हमारे पास ये चार ऑप्शन है। ऑकवर्ड हो नहीं सकता, क्योंकि ऑस्ट्रोपेरस जो है ऑकवर्ड के साथ मैच नहीं करता। ऑकवर्ड का मतलब होता है वियर्ड, कोई एक ऐसी चीज जो थोड़ी सी अजीब हो। अजीब इन द सेंस जो यूजुअल ना हो, जिस चीज की आपको आदत है, आपके आपके सेंसेस को, आपके इंद्रियों को जिस चीज की आदत है, उससे जो चीज डिफरेंट होती है, हट करके होती है, या तो वो वियर्ड होती है या फिर वो ऑकवर्ड होती है। तो ये दोनों शब्द जो है सिनोनिमस हैं एक दूसरे के साथ में। तो ऑकवर्ड फिट नहीं बैठेगा, लेजी वर्ड भी फिट नहीं बैठेगा ऑस्ट्रोपेरस के साथ, क्योंकि आप सब जानते हैं लेजी का मतलब, पता होगा नहीं। अनरूली इज द करेक्ट ऑप्शन, और अनरूली का मतलब है नॉटी। एक ऐसा बच्चा जो शरारती है और थोड़ा सा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करता है, प्लस वो थोड़ा सा ओवर स्मार्ट भी है। मतलब उसका कुल मिलाकर के लक्ष्य ये है कि मैं किसी भी अपनी हरकत से टीचर को फंसाऊं, और लोगों का और खासतौर पर लड़कियों का मैं ध्यान अपनी ओर आकर्षित करूं, ताकि मुझसे वो इम्प्रेस हो जाएं। बस उसकी इतनी ही हरकत है, और इसके अलावा उसके साथ कुछ भी नहीं है। और आखिरी जो शब्द है हमारे पास, सलन, अच्छा वर्ड है, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा सलन, सलन। और सलन का मतलब होगा अजीब सा। मान लीजिए कि कोई आपके साथ घटना घटती है, एक ऐसी घटना घटती है जो जिससे आपका दिल बहुत कमजोर पड़ता है, आप बहुत अधिक दुखी हो जाते हैं, आप बहुत अधिक उदास हो जाते हैं, तो आपका चेहरा उस वक्त कैसा होता है? उदासी भरा, अजीब सा। सो हम कह सकते हैं कि सलन का मतलब उदास या अजीब होता है। तो हमारे पास इन चार ऑप्शंस में अनरूली शब्द ऑस्ट्रीपेरस के साथ एकदम सटीक बैठता है, और यही इसका अर्थ है। आगे हम चलेंगे, नया शब्द देखेंगे। आता है, ऋतु आस्क्ड रश्मि नॉट टू मेडल इन हर अफेयर्स। ओके, हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट है,
और इसका मतलब ये है कि ऋतु रश्मि से कह रही है कि वो उसके मुद्दों पर ज्यादा दखल अंदाजी ना करे। ठीक है। आपको मैं एक बात बता दूं कि जो वर्ड अफेयर है वो हमेशा लड़के और लड़की के अफेयर के संबंध में इस्तेमाल में नहीं आता है। अफेयर का मतलब काफी सारा हो सकता है। अफेयर का एक मतलब मैटर होता है, मामला। खास तौर पे वो कॉन्वर्सेशन हो सकता है, वो किसी की पर्सनल लाइफ हो सकती है, वो कुछ और भी हो सकता है। तो अफेयर का केवल मतलब चक्कर नहीं होता है एक लड़के और एक लड़की का, एक पुरुष और एक स्त्री का, सिर्फ चक्कर से संबंध नहीं है अफेयर के साथ। ठीक है। तो यहाँ पर इंटरफियर का मतलब होता है दो लोगों की मेडल, स्पेशली मेडल का मतलब है इंटरफियर करना, और इंटरफियर का मतलब है आ, आप कुछ काम कर रहे हो और इंसान उसमें जा करके अपनी नाक लगाए, अपना हाथ डाले और आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करे, आपको परेशान करने की कोशिश करे, फिजूल की आपको सलाहें दे, और स्पेशली उस जगह भी आपको सलाह दे जो जगह बहुत ज्यादा पर्सनल है, जो जहां से आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति आपसे दूर रहे। तो ऐसी जगहों पर हम मिडिल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इंटरसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना। सो ये वर्ड यहाँ पर ठीक ठीक नहीं बैठेगा। इम्पोज जो शब्द है वो बहुत खूबसूरत है। इम्पोज का मतलब होता है किसी चीज को किसी चीज पर लादना या थोपना। जैसे कहा जाए डोंट इम्पोज योर एम्बिशन। अगर कोई कहे कि डोंट इम्पोज योर एम्बिशन, तो इसका मतलब ये होगा कि वो अपनी महत्वाकांक्षाएं मेरे ऊपर ना ला दें। जैसा कि आप देखते होंगे पेरेंट्स को खास तौर पे, अगर उनकी पास्ट लाइफ बहुत अच्छी नहीं रही है और उनके 10 साल या 15 साल के एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे कि उन्हें लगा कि इंजीनियर बनने से ही एक व्यक्ति का जिंदगी संवर सकती है। एक व्यक्ति का जीवन केवल इंजीनियर बन के, डॉक्टर बन के, अकाउंटेंट बनकर ही सुधर सकता है। तो 10 साल 15 साल का ये एक्सपीरियंस जो होता है और उससे इकट्ठा हुआ जो फ्रस्ट्रेशन होता है वो निकलता है उनके बच्चों के ऊपर। और 10 साल 15 साल 20 साल की आदत, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, गुस्सा, एंग्जाइटी, बहुत सारी चीज़ें वो धीमे 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 इकट्ठी होती रहती हैं। और इकट्ठी हो जाने के बाद 10 साल का लड़का, 10 साल का फ्रस्ट्रेशन वो हो जाती है 20 साल की, और इसके बाद आने वाला जो लड़का है उसके 20 साल खराब हो जाते हैं, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली अपनी उम्मीदें, अपनी भावनाएं, अपनी महत्वाकांक्षाएं अपनी संतानों पर या अपने बच्चों पर थोपते रहते हैं। खासतौर पे पेरेंट्स को इस मामले में बहुत सावधान होना चाहिए कि उन्हें अपनी कोई भी इच्छा अपने बच्चों पर नहीं थोपनी चाहिए, क्योंकि इससे उनके अंदर एक तरह का साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट होता है, जिससे कि वो अपनी लाइफ में बेहतर कम कर पाते हैं। जब लोग बहुत अधिक प्रेशर में होते हैं, खासतौर पे बच्चे, अब मैं ये तो नहीं कहता कि सब लोग उसे बर्दाश्त कर लेते हैं, बट अमूमन लोग उसमें गलत डिसीजन ही लेते हैं। आपने देखा भी होगा अपनी लाइफ में, जब बहुत अधिक प्रेशर होता है तो वी आर बाउंड टू कमिट सम सॉर्ट ऑफ मिस्टेक्स। और ऐसा ही होता भी है हम सब लोगों के साथ। जब हम बहुत प्रेशर में होते हैं तो हम गलती करते ही हैं। अगर शादी का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है तो लोग भाग जाते हैं, आपने देखा ही होगा बहुत सारी जगहों पर। तो कोशिश यही रहे कि चीज़ें इम्पोज ना हो। हम जो चाहते हैं, हमारे जो विचार हैं, हमारे जो एम्बिशंस हैं, वो अपने बच्चों पर या अपने समाज पर या अपने लोगों पर हम न थोपें, हम उन पर न ला दें उन चीज़ों को। तो वो इम्पोज वर्ड का मतलब होता है। क्रॉस आप जानते ही हैं, जैसे बोल दिया जाता है डोंट क्रॉस योर लिमिट्स, अपनी हद पे रहो। ठीक है। तो डोंट क्रॉस योर लिमिट आप जानते ही हैं। इंटरफियर वर्ड मैंने आपको मेडल के साथ बता ही दिया। तो अब हमारे पास एक साथ 4 शब्द हैं और 5वां हो गया मेडल। सो अब हमारे पास 5 शब्द हैं। ठीक है। अब हम चलेंगे थोड़ा सा आगे। आपको ये बात समझनी होगी कि केवल शब्द को उसके मीनिंग के साथ याद कर लेना ठीक नहीं है, क्योंकि रटा हुआ जो ज्ञान है वो हमारी हमारे मेमोरी पर कहीं ना कहीं एक बोझ है, एक बर्डन है, जो कभी ना कभी जा करके हमारे लिए मुसीबत बनने वाला है। लेकिन जब हम किसी चीज़ को, किसी शब्द को या किसी भी एप्लीकेशन को, जब हम उसका किसी भी स्किल को अप्लाई करना जान जाते हैं, उसको उसको अपनी ज़िंदगी में प्रयोग करना सीख जाते हैं, तब हमारी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर होती है। तो जब भी मैं आपको शब्द बताता हूँ या शब्द पढ़ाता हूँ तो मैं शब्द से रिलेटेड सब कुछ बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप उसके साथ कंफर्टेबल महसूस कर सकें। यही मेरा लक्ष्य होता है। वरना शब्द का अर्थ तो तुम डिक्शनरी से भी देख सकते हो। गलत कह रहा हूं? खैर, इंसिस्ट बाय हिज रूड बिहेवियर द मैनेजर सस्पेंडेड द वर्क। इंसेस्ट
बाई हिज र्यूड बिहेवियर द मैनेजर सस्पेंडेड द वर्क, मतलब मैनेजर उसके उस बिहेवियर से इतना अधिक गुस्सा हो गया, इतना अधिक चिढ़ गया, इतना अधिक नाराज हो गया कि उसने पूरा का पूरा काम ही सत्यानाश कर दिया, काम ही पूरा का पूरा खत्म कर दिया। अब हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, एंथ्यूज्ड, एनरेज्ड, इनफ्लेम्ड एंड एक्साइटेड। हमारा जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो है इनरेज्ड। इंसेज्ड का मतलब है गुस्सा दिलाना या गुस्सा होना। ठीक है, आप एक बात समझना जरा ध्यान से, गुस्सा करना, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक सामान्य प्रक्रिया है, गुस्सा अपने आप आना। एक आता है गुस्सा दिलाना, अब ये असमान प्रक्रिया है, माने कि व्यक्ति के इमोशंस को कंट्रोल करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति है। तो जब ऐसी सिचुएशंस होती हैं तो इंग्लिश में हम इन्हें कॉजेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इंग्लिश में ने? हम इन्हें इंग्लिश में कहते हैं कॉजेटिव। कॉजेटिव, जिसका कॉज कोई दूसरा हो या कोई दूसरा व्यक्ति हो या कोई दूसरी वस्तु हो, उसे हम कॉजेटिव कहते हैं। माने अगर मुझे गुस्सा अपने आप आता है तो एक अलग चीज है, बट अगर मुझे स्वाति गुस्सा दिलाती है, स्वाति मुझे बहुत गुस्सा दिलाती है, आई डोंट नो उसका प्रॉब्लम क्या है, उसे इतनी दिक्कत क्यों होती है, बट वो मुझे बहुत गुस्सा दिलाती है। तो जब स्वाति मुझे बहुत गुस्सा दिलाती है तो इसका मतलब ये हुआ दैट शी इज द कॉज ऑफ माई एंगर, सो शी इज कॉजेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव होने की वजह से वहां पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो इनरेज्ड, अब जब मैंने इनरेज शब्द का इस्तेमाल किया यहाँ पे, इस रेज जो शब्द है, इस रेज के पहले मैंने इन लगा दिया, तो इसका मतलब हुआ गुस्सा दिलाना। ठीक है, गुस्सा दिलाना। और यहां पर इस्तेमाल हुआ है इंसेस्ड बाय हिज र्यूड, तो यहां पर जो सेंटेंस है वो एज ए पैसिव वॉइस यूज हुआ है। इंसेस्ड बाय हिज र्यूड बिहेवियर, माने कि उसके उस र्यूड बिहेवियर ने, उसके उस स्वभाव ने उसे इतना अधिक गुस्सा दिलाया मैनेजर को कि मैनेजर ने काम ही पूरा का पूरा चौपट कर दिया, काम ही पूरा का पूरा सस्पेंड कर दिया, मतलब खत्म कर दिया, खारिज कर दिया। अब हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, इंथूज्ड बढ़ाना, वो ठीक नहीं है, यहाँ पर ठीक बैठ नहीं रहा है वो। इनफ्लेम्ड, इनफ्लेम्ड, इनफ्लेम्ड का मतलब है आग लगाना। फ्लैमेबल जो शब्द है, फ्लैमेबल, आपने देखा होगा ट्रकों के पीछे लिखा होता है ना, फ्लैमेबल मटेरियल, फ्लैमेबल थिंग्स। तो इनफ्लैमेबल का मतलब वो ज्वलनशील। इन हो या अन हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की जो डिक्शनरी है यूसेज की, वो इनफ्लेमेबल और अनफ्लेमेबल दोनों शब्दों को एक ही मानती है। माने इनफ्लेमेबल का मतलब है ज्वलनशील, जिसमें जल्दी आग लग सकती हो, प्लस अनफ्लेमेबल का भी मतलब वही है। इनफ्लेमेबल भी वही है, अनफ्लेमेबल भी वही है। माने दोनों की दोनों चीजें गुस्से के साथ, सॉरी, आग के साथ संबंधित हैं। जो जल्दी आग पकड़ लें, जो ज्वलनशील हों, उन्हें हम फ्लेमेबल कहेंगे। इसके बाद हमारे पास एक शब्द है एक्साइटेड। आप सबके सब जानते हैं, मैं इस काम के लिए बहुत अधिक एक्साइटेड हूँ, माने बहुत अधिक उत्तेजित हूँ, मेरे अंदर अब पेशेंस नहीं है, मेरे अंदर सब्र नहीं है, धैर्य नहीं है। और मैंने आपको हमेशा से एक बात बताई है और हमेशा आगे भी बताता रहूंगा कि एक्साइटमेंट, एंथुसियाज्म अच्छा है, बट बहुत अच्छा नहीं है। सबसे अच्छा इसका अपोजिट जो वर्ड है वो है परसिवेरेंस या परसिस्टेंस। परसिवेरेंस भी मुझे बहुत अधिक पसंद नहीं है, परसिस्टेंस जो शब्द है, परसिस्टेंस जो शब्द है ना, वो सबसे सुंदर है और उसका मतलब होता है धैर्य। द प्रोसेस ऑफ हैविंग सम परसिस्टेंस मीन्स यू नो दैट डेज आर गोइंग टू चेंज फॉर यू वन डे, नॉट टुडे देन टुमारो देन डे आफ्टर टुमारो। आपको मैं एक बात बताता हूँ, आपको शायद यकीन ना हो, बट देर देर वॉज अ टाइम इन माई लाइफ जब मैं बहुत अधिक दुखी था, मतलब मैं बहुत अधिक परेशान था, मुझे रास्ता नहीं दिख रहा था। स्वाति भी चली गई थी, चीज़ों ने बैंड बजा रखी थी, बहुत कुछ खराब चल रहा था। तो मैं यूट्यूब पर यूं ही शॉर्ट्स रोल कर रहा था और रोल करते करते मुझे उसमें एक कोट दिखा, और उस कोट को पढ़ने के बाद एक तो मैं बहुत देर तक रोता रहा,
फिर मैं बहुत देर तक हंसता रहा और उसके बाद चीज़ें बहुत अच्छी हो गई। मैं वो कोट सुनाता हूँ आपको, वो बहुत बेहतरीन है। टुडे इज डिफिकल्ट, टुमारो इज मच मोर डिफिकल्ट, डे आफ्टर टुमारो इज ब्यूटिफुल। मोस्ट पीपल डाई टुमारो इवनिंग। मैंने इस कोट को पढ़ा, जरा ध्यान से देखते हैं। टुडे इज डिफिकल्ट मतलब आज का दिन कठिन है। आज आप किसी कार्य को करना चाहते हैं बट आपके पास पैसे नहीं हैं, सिचुएशंस नहीं हैं। आप जिस चीज को भी करना चाहते हैं, आप हाथी के ऊपर बैठे हुए हैं पर कुत्ते का छोटा सा पपी भी आपको काट ले रहा है। आपका टाइम इतना ज्यादा खराब है, स्वाति भी छोड़ करके चली गई है, बहुत बुरी कंडीशन है। टुमारो इज मच मोर डिफिकल्ट, ऐसा हो सकता है कि आज स्वाति छोड़ करके चली गई, कल माँ बाप को भी भरोसा आपके ऊपर से खत्म हो जाए। ऐसा हो सकता है कि आपकी जिंदगी की पूरी तरह से बैंड बज जाए, वो चीजें भी हो जाएं आपके साथ जो एकदम आपने एक्सपेक्ट नहीं की। हो सकता है वो लोग भी आपको धोखा दें जिन 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 जो कभी आपको धोखा नहीं दे सकते। आपके साथ वो घटनाएं भी घट सकती हैं जिनकी आपने कल्पना तक नहीं की है, क्योंकि घटी हैं। घटनाएं वो भी घटी हैं हमारे साथ या उन लोगों के साथ जिन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि यार ये लोग भी हमें धोखा दे सकते हैं, और वो भी धोखा देते हैं। ठीक है। देन डे आफ्टर टुमारो इज ब्यूटीफुल। सारी परिस्थितियां खराब थी, सारी सिचुएशंस विरोध में थी, सब कुछ बेहद खराब था। इसके बाद वो समय आया जब हर इंसान ने धोखा दिया, परिस्थितियों ने धोखा दिया। जिन कंधों का हमें सबसे ज्यादा सहारा था, वो कंधे भी चले गए हमें छोड़ करके, और हमारे मन से निकलने लगा, ऐ जिंदगी इतना गम न दे दे सीने में। हमारे मन से निकलने लगा कि ऐ जिंदगी इतना गम न दे दे सीने में, ऐ जिंदगी इतना गम न दे दे सीने में कि फिर कमबख्त मजा न रह जाए जीने में। तो टुडे इज डिफिकल्ट, टुमारो इज मच मोर डिफिकल्ट, बट डे आफ्टर टुमारो इज ब्यूटीफुल। पर जो परसों का दिन है, अब यहाँ से सिचुएशंस आपकी बननी शुरू होती हैं, जब आप अपना सब कुछ हार चुके हैं, अपना सब कुछ खो चुके हैं, आपके पास कुछ भी नहीं बचा है, बट आपके अंदर, आपके दिल के किसी कोने में ये विश्वास जिंदा है कि आज मेरा नहीं है पर कल का दिन मेरा जरूर होगा। ये सारे कंधे जिन कंधों पर रख कर मैं सर रोता था, आज कोई कंधा नहीं है, आज मैं अपने कंधे पर सर रख कर रो लूंगा, पर अपना धैर्य नहीं छोड़ूंगा। अपने अंदर के विश्वास को मैं मरने नहीं दूंगा, अपनी मंजिल तक मैं पहुंच कर ही मानूंगा, चाहे जो हो जाए, चाहे जितना भी परिश्रम करना पड़े। हाथी का बच्चा जब धरती पर गिरता है ना, तो धरती हिलती है, वो वाली फीलिंग होनी चाहिए। बट मोस्ट पीपल डाई टुमारो इवनिंग। और इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि जिन लोगों के अंदर धैर्य नहीं है, जो 6 महीने में सफलता चाहते हैं, जो 6 साल में सफलता चाहते हैं, वो लोग जब लोगों के कंधे चले जाते हैं ना, तो वो हार जाते हैं, मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, सुसाइडल हो जाते हैं, उनका सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन वो लोग जिनके अंदर धैर्य होता है, ईश्वर पर प्रत्यय होता है, ईश्वर पर विश्वास होता है, वो कुछ बहुत बेहतरीन करते हैं। और पता है आपको, मैं एक बात बताऊं, आपका संघर्ष बड़ा, आपकी सफलता बड़ी, आपके त्याग बड़े, आपका सब कुछ बड़ा है, सब कुछ बेहतरीन होगा आपका। सो टुडे इज डिफिकल्ट, टुमारो इज मच मोर डिफिकल्ट, बट डे आफ्टर टुमारो इज ब्यूटीफुल। ये उन्हीं के लिए है जिन्हें इस बात का विश्वास है कि आज खराब है, कल बहुत खराब है, पर परसों का दिन बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत खूबसूरत होगा। आज की काली अंधियारी रात है, पर इस अमावस के बाद भी कोई पूर्णमासी जरूर आएगी, कोई पूर्णिमा जरूर आएगी। ठीक है, यहां तक हुआ। इसके बाद हम आगे चलेंगे। द कलेक्टर हैज येट नॉट relinquished his charge.
ओ माय गॉड, कितना खूबसूरत शब्द है, गिव अप इज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब जो कलेक्टर साहब हैं उन्होंने अपना चार्ज जो है वापस नहीं लिया है, अपना चार्ज खत्म नहीं किया है। मतलब जो चार्ज आपके ऊपर लगाया गया है कलेक्टर साहब के द्वारा वो ज्यों का त्यों है, बना हुआ है, हटा नहीं है, खत्म नहीं हुआ है। सो सबसे करेक्ट ऑप्शन रेलिंक्विश का मतलब है गिव अप करना। रेलिंक्विश और अर्थों में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आई विल रेलिंक्विश द प्रोजेक्ट का मतलब है कि मैं आई विल गिव अप दिस प्रोजेक्ट, मैं इस प्रोजेक्ट को त्याग दूंगा या छोड़ दूंगा या खत्म कर दूंगा। देन कम्स अनदर ऑप्शन एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है किडनैप करना, किडनैप इज कॉल्ड एब्डिकेट। लीव आपको मालूम है छोड़कर जाना, शी लेफ्ट मी, वो मुझे छोड़कर चली गई, ये लीव का मतलब है। लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट होती है, थर्ड फॉर्म भी लेफ्ट होती है। स्वाति लेफ्ट मी, स्वाति छोड़कर चली गई, सो योर लीव का मतलब है। और रिनाउंस का भी वही मतलब है। ऑप्शन देने वाला भी बहुत चालाक है। तो लीव का मतलब हो गया लेफ्ट, और रेनाउंस का भी मतलब हो गया छोड़कर चले जाना, त्याग कर चले। मैं बोल दूं स्वाति क्यों चली गई छोड़कर, स्वाति व्हाई डिड यू रेनाउंस मी, तो ये ऑप्शन एकदम करेक्ट उसके साथ बैठेगा। तो रेनाउंस का भी मतलब है त्यागना, छोड़ करके चले जाना, और लीव का भी मतलब है त्यागना या छोड़ करके चले जाना। वाई डोंट यू प्लीज लीव मी अलोन, तुम लोग मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हो, तो वो लीव का मतलब है। रेनाउंस का भी मतलब वही है, लगभग लगभग सेम अर्थ के साथ। बट जो रेनाउंस वर्ड है वो थोड़ा सा फॉर्मल है, थोड़ा सा लिटरेचर वगैरह में इस्तेमाल होता है, और लीव हर जगह इस्तेमाल होता है। वाई डोंट यू लीव मी अलोन तो बोल दिया गया ना। और रेनाउंस में थोड़ा कम इस्तेमाल में आता है, वाई डोंट यू रेनाउंस मी अलोन कम बोलते हैं। बट अगर आप रेनाउंस बोलेंगे तो वो ज्यादा फॉर्मल होगा, ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा सुंदर और ज्यादा आकर्षक होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज मैं काफी अच्छे और एनर्जेटिक फॉर्म में हूँ, काफी बेहतर ढंग से आप लोगों के साथ मैं कॉन्वर्स कर रहा हूँ, काफी बेहतर के साथ, मतलब मैं अपनी एनर्जी आप लोगों को लगा रहा हूँ, क्योंकि एनर्जी तो एनर्जी है। नेगेटिव लगाऊंगा तो स्वाति सताएगी, पॉजिटिव लगाऊंगा तो आप लोगों का फ्यूचर सही सही हो जाएगा। तो अच्छा यही है, स्वाति को जाने दूँ, आप लोगों के चक्कर में पढ़ूँ मैं, आप लोगों के चक्कर में मेरा फ्यूचर लटका हुआ है। आप बेहतर करेंगे तो मैं भी बेहतर कर ले जाऊंगा। क्या बात है, हम वी आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, हम एक दूसरे के पूरक हैं, हम एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं। वाह। आगे, हर व्यूज आर नॉट इन कॉन्सोनेंस विद हर हस्बैंड्स। ओ माय गॉड, हर बोला है ना, इस दुनिया में किस महिला के विचार उसके पति के साथ मिले भगवान। मुझको तो कोई नहीं दिखी, आप लोगों को दिखी हो तो प्लीज कमेंट में बताना। हाँ, मम्मी पापा के क्या आपस में विचार मिलते हैं? नहीं मिलते होंगे। मम्मी बोलती हैं ये आम है और पापा बोलते हैं नहीं ये अमरूद है, दोनों के विचार कैसे मैच करेंगे? मम्मी कहती है मेरा लड़का राजा बेटा, पापा कहते हैं ये साला कुछ नहीं है, ये कूड़ा कबाड़ है। दोनों के डिफरेंसेस होते हैं, कभी नहीं मैच करते हैं। माँ को विश्वास होता है, पिता को विश्वास कम होता है, उसको लगता है ये कुछ नहीं कर पाएगा। वो तो हमेशा शर्मा जी के बेटे पर ही मुग्ध होते हैं। उनको लगता है देखो फलाने के लड़के ने कितना बड़ा तीर मार दिया, देखो फलाने के लड़के ने कितनी बड़ी झाड़ी उखाड़ ली, ये यहीं का यहीं पड़ा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हर व्यूज आर नॉट इन कॉन्सोनेंस विद हस्बैंड का मतलब है इन एग्रीमेंट, विचार मेल नहीं खा रहे हैं, पैरेलल नहीं है। मतलब दो लोग एक साथ एक विचार के साथ नहीं जा रहे हैं। वैसे एक बात और भी आपको समझनी चाहिए कि दो लोगों की कभी विचार मिलते भी नहीं, दो लोगों का प्रारब्ध अलग है, दो लोगों की पालन पोषण अलग है, दो लोगों के माता पिता अलग हैं, दो लोगों के परिवार, परिस्थितियां, समाज, कल्चर, हर चीज लगभग लगभग अलग होती है। अब ये मत बोलना कि दो लोग हिंदू हैं और हिंदुस्तानी हो तो कल्चर एक हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। 20-20 किलोमीटर में भी कल्चर बदल जाता है। हमारे यहाँ तो पुराने यहाँ एक कहावत चलती थी कि 4 किलोमीटर में पानी और शायद 8 किलोमीटर में वाणी बदल जाती है लोगों की। तो आप ये समझ जाइए कि विचार आवश्यक नहीं है कि दो लोगों के मिलते ही रहें, उन्हें मिलाया जाता है। कभी आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा, कभी सामने वाले को सैक्रिफाइस करना होगा, और इस तरह से करते हुए गाड़ी हमारी सीधे सीधे एक पटरी में चली जाती है और हम कुछ थोड़ा बेहतर कर नहीं पाते अपनी जिंदगी में। ठीक है, सो हर व्यूज आर नॉट इन कॉन्सोनेंस विद हर हस्बैंड का मतलब है उस महिला के अपने पति के विचारों के साथ मेल नहीं खाती है, उसके विचार उस विचार अलग अलग हैं। ठीक है, इन डिसएग्रीमेंट यू नो दिस वेरी वेल, अलग अलग होना। इन कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है विरोधाभास होना, और कॉन्ट्राडिक्टरी, ओ अद्भुत है,
कॉन्ट्रोडिक्टरी गजब एग्जाम्पल दूंगा आप लोगों को ना, मन खुश हो जाएगा, सुन करके मजा आ जाए। कॉन्ट्रोडिक्टरी का मतलब होता है व्यक्ति बोले कुछ और आचरण कुछ और करे। मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मैं सुबह एक बस में सफर कर रहा था। मैं सुबह बस में सफर कर रहा था, तो एक कामकाजी महिला जो है, वो शिक्षक जो होती हैं गाँवों में जो पढ़ाने जाती हैं, सरकारी शिक्षा मित्र या समथिंग कुछ वैसा ही, वो मेरे बगल में बैठी हुई थी और करीब पिछले 2 घंटे से लगातार वो फेसबुक के रील्स लगाए पड़ी थी, चलाई जा रही थी, चलाई जा रही थी, चलाई जा रही थी, चलाई जा रही थी। मुझसे नहीं रहा गया, तो मैंने उनसे कहा कि मैडम, हमारा यूट्यूब पर एक चैनल है एजुकेशन का, हम उस पर इंग्लिश के वीडियोस भी डालते हैं और गीता के भी वीडियोस डालते हैं, और अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा बहुत आपको अच्छी चीज़ें भी सुनने को मिल जाएंगी। महिला ने कहा थोड़ा सा हल्का सा मुंह बना करके, भाई साहब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता इन सब चीज़ों का। और उसके बाद उसने अपना मोबाइल थोड़ा सा छिपा लिया ताकि मैं उसकी स्क्रीन ना देख पाऊँ। तो कहने का मतलब ये है कि मैडम 2 घंटे से जो फेसबुक के रील्स पलटे पड़ी हैं उसमें टाइम नहीं बर्बाद होता, उसके लिए टाइम है उनके पास, लेकिन मैं गीता का वीडियो बना रहा तो उसको देखने का उनके पास टाइम नहीं है। इसे बोलते हैं कॉन्ट्रोडिक्टरी, कहना कुछ करना कुछ। उसको मालूम है गीता सुनूंगी तो जीवन सुधर जाएगा, और जीवन तो मैं इतना ऑलरेडी बर्बाद कर चुकी, थोड़ा सा बचा, भगवान इसको भी बर्बाद कर दूं, क्यों मैं गीता बीच में आएगा सब कुछ सुधर जाए, ठीक नहीं है काम मेरा, इसलिए। ठीक है। सातवां, द मेड सर्वेंट लेफ्ट द पुलिस स्टेशन कंट्राइट। ओ माय गॉड, कितना प्यारा शब्द है कंट्राइट, पेनिटेंट, सोर, एंग्री, रिमोर्सलेस। चार चार ऑप्शन है हमारे पास। माने कि ज्यों का त्यों। द मेड सर्वेंट लेफ्ट द पुलिस स्टेशन, स्ट्राइट का मतलब है पेनिटेंट, ज्यों का त्यों। सोर आप जानते ही हैं, हल्का सा। एंग्री आप जानते ही हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा। रिमोर्सलेस, रिमोर्स कहते हैं हम अफसोस को, जब आप सॉरी होते हैं किसी चीज के लिए, आप जब किसी चीज के लिए सॉरी होते हैं, आपको अफसोस होता है, रिमोर्स होता है, तब हम उसे रिमोर्स बोलते हैं। और जब इसके बाद हम लेस लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है जिस व्यक्ति को जरा भी अफसोस ना हो, अफसोस विहीन हो। लेस का मतलब होता है विहीन, जैसे मैंने बोलूं फीलिंग लेस, माने जो भावना विहीन हो। मैं बोल दूं थॉटलेस, जिसके पास विचार में विचारहीन हो। ठीक है, तो ऐसे लोगों को हम रिमोर्सलेस बोलेंगे, जिनके अंदर जरा भी इंसानियत ना हो, अफसोस ना हो, गलत कर दें, चोरी पर चोरी, सी प्लस सीना चोरी, ऐसे करने वाले लोग हम रिमोर्सफुल नहीं होते, रिमोर्सलेस होते हैं। आते हैं हम एक नए वर्ड पर, वो है बीइंग अ सोशिएबल बर्ड, शी वॉज कंस्पिकुअस बाय एब्सेंस इन द क्लब लास्ट इवनिंग। बीइंग अ सोशल बर्ड, लेडी कर देते हैं। बीइंग अ सोशल लेडी, शी हैज कंस्पिकुअस बाय एब्सेंस, शी वॉज कंस्पिकुअस बाय एब्सेंस इन द क्लब लास्ट इवनिंग। ओके, प्रोमिनेंट का मतलब है इंपॉर्टेंट, माने एक ऐसी महिला जो इतनी अधिक सोशल है, इतनी अधिक समाज में घुली मिली है कि उसके बिना पार्टी अधूरी है, और जब वो वहां नहीं होगी तो उसके बिना पार्टी में कैसे अच्छा लगेगा। सो शी वाज कॉन्स्पिकुअस का मतलब है प्रोमिनेंट, शी वाज इंपॉर्टेंट, कॉन्स्पिकुअस बाय एब्सेंस। आई थिंक इस सेंटेंस रॉन्ग प्रिंट हुआ है, मैं इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। Then comes the communal politics has done imponderable loss to the unity of India. हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट है। अब आते हैं, द कम्युनल पॉलिटिक्स हैज डन इम्पॉन्डरेबल लॉस टू द यूनिटी ऑफ इंडिया। माने कि कम्युनल मतलब, कम्युनल का मतलब वो कम्युनिटी से रिलेटेड, कम्युनिटी का मतलब वो जाति, खास तौर पे। तो जो जातिगत राजनीति है उसने भारत की अखंडता या एकता पर बहुत बड़ा प्रहार किया है। और कैसा प्रहार किया है, जो इम्पॉन्डरेबल है। इम्पॉन्डरेबल का मतलब है इनकैलकुलेबल, जिसकी गणना ना की जा सके, जिसका जिसको बयां ना किया जा सके। बियॉन्ड मेजर,
जिसको नापा तोला ना जा सके। मतलब इतना अधिक नुकसान किया है इस कम्युनल पॉलिटिक्स ने भारत के साथ कि उसका पूरा का पूरा भाग्य ही बदल करके रख दिया है। ठीक है। देन कम्स वर्ड इनवैल्यूएबल। इनवैल्यूएबल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, बहुत अधिक। एक ऐसा है, एक ऐसी चीज जिसकी वैल्यू आंकी ना जा सके, ये ना बताया जा सके कि कितना अधिक महत्वपूर्ण है, उसको हम इनवैल्यूएबल कहेंगे। देन कम्स इररिपेयरेबल। इररिपेयरेबल का मतलब जिसको रिपेयर ना किया जा सके। इर जो है वो नेगेटिव सफिक्स है, नेगेटिव सफिक्स है। इररिस्पॉन्सिबल जैसे बनता है ना हमारे पास, इररिस्पॉन्सिबल का मतलब है गैर जिम्मेदार, एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इनवनरेबल। वनरेबल का मतलब होता है जो इंसान बेचारा हो। अब चूंकि लग गया इन, तो इसका मतलब ये हो गया कि बहुत अधिक बेचारा हो। इन वल्नरेबल का मतलब हो गया कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत अधिक दीनहीन हो, उसे हम वल्नरेबल कहेंगे। जैसे बच्चे जो होते हैं ना वो वल्नरेबल होते हैं, और इन वल्नरेबल का हुआ बहुत अधिक बेचारे होना। इसका आप वल्नरेबल, ये रहा इसका प्रोनाउंसिएशन। हमारे पास सारे वर्ड्स हो गए, कुछ नहीं रहेगा। इनकैलकुलेबल हो गया, इनवैल्यूएबल हो गया, इररिपेयरेबल हो गया, इनवल्नरेबल हो गया। आगे चलते हैं। Furtive glances were exchanged between the lovers at the feast. एक चल रहा था मेला, मेले में थे प्रेमी, प्रेमियों ने एक दूसरे को देखा, पर कैसे देखा। ठीक है। अब उसके लिए एक वर्ड आया है इंग्लिश में, फर्टिव। फर्टिव ग्लांसेस वर एक्सचेंज बिटवीन द लवर्स एट द फीस्ट। इसका मतलब है सीक्रेट, चोरी छुपे। गाँव में ऐसा होता है, अक्सर मेला होता है, मेले में वो एक दूसरे से वादा करते हैं पहुंचने का, और चूंकि माँ बाप होते हैं तो एक दूसरे को चोरी छुपके से देख लेते हैं, उसी को हम फर्टिव ग्लांसेस कहते हैं। फर्टिव ग्लांसेस भी हो सकती हैं, फर्टिव किसी व्यक्ति का मोटिव भी हो सकता है, कोई एक ऐसा इरादा जो बहुत सीक्रेटिव हो, बहुत अधिक रहस्यात्मक हो, आपको ये ना मालूम पड़े कि आखिरकार ये किया गया तो किस मकसद से किया गया। जैसे बोला गया तुम मिलने किस मकसद से आए हो, तुम यहाँ किस मकसद से टहल रहे हो। तो जब कोई व्यक्ति किसी खास रहस्यात्मक मकसद से कोई कार्य करता है, तब उसे हम फर्टिव कहते हैं। उसे बोलेंगे फर्टिव। अनसस्पेक्टिंग आप जानते ही हैं, अनसस्पेक्टिंग आप जानते ही हैं, कोई मतलब नहीं है। अननोन भी आप जानते ही हैं। आता हूं, द न्यूज़पेपर आर क्लैमरिंग, ओके, अगेंस्ट द इनजस्टिस टू लैंडलेस लेबरर। माने कि जो हमारे न्यूज़पेपर वाले हैं वो बेघर मजदूरों के लिए बहुत अधिक संघर्ष कर रहे हैं, या बहुत अधिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मतलब बहुत अधिक आई डोंट नो, बट बहुत अधिक संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए क्रांति कर रहे हैं। तो क्लैमर का जो वर्ड है वो प्रोटेस्टिंग है। आपके लिए एक बात और बता दूं मैं हमेशा, दैट क्लैमर जो वर्ड है इसके बाद हमेशा एक पर्टिकुलर प्रेपोजिशन आएगा जो होगा अगेंस्ट। एक प्रेपोजिशन और भी आ सकता है फॉर। जैसे बोला जाए अगर एग्जाम्पल में लिखा हो आई एम क्लैमरिंग फॉर योर राइट्स, तो इसका मतलब हुआ कि मैं तुम्हारे अधिकारों के लिए प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ, लड़ रहा हूँ। ठीक है, वो क्लैमरिंग का अर्थ हो जाएगा। नॉइजिंग, अब आप देख सकते होंगे कि नॉइज तो यार नाउन है, उसके साथ आईएनजी कैसे लग गया। आपको एक बात बता दूं कि इंग्लिश का लगभग हर नाउन वर्ब ही है, वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। सो नॉइज का अगर मैं बोल दूं डोंट नॉइज,
तो इसका मतलब यही होगा कि शोर मत मचाओ या आवाज मत करो, ठीक है। कंप्लेन आप जानते ही हो, कोई मतलब नहीं है। कंप्राइजिंग का मतलब होता है कंसिस्ट करना, होना, कंसिस्ट करना, किसी चीज के साथ किसी चीज का होना, ठीक है। जैसे बोला जाए कि द बुक कंप्राइजेज इन टू पार्ट्स, इसका मतलब वो द बुक कंसिस्ट, मतलब किताब में दो खंड हैं, दो पार्ट्स हैं, वहां पर हम कंप्राइज शब्द का इस्तेमाल करेंगे। देन कम्स अनदर, अब हमारे पास एक नया सेंटेंस है, ऑनेस्ट ऑफिसर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू अट्यून देमसेल्व्स करप्ट ब्यूरोक्रेसी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस नौकरशाही में ईमानदार लोग क्या करें, बस उस सेंटेंस का वही है, जो ईमानदार ऑफिसर्स हैं वो इस ब्यूरोक्रेसी में, आखिरकार इस नौकरशाही में क्या करें, इस सरकारी सिस्टम में अपने आप को कैसे एडजस्ट करें, कैसे अपने आप को उस माहौल में ढालें, ये सेंटेंस का तात्पर्य है। और हमारे पास एट्यून के चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, ट्यून, अडेप्ट, हार्मनी एंड एक्यूजेशन। और एट्यून का जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो अडेप्ट है। अडेप्ट का मतलब हुआ कि अपने आप को उस परिस्थिति में या उस माहौल में ढालने की कोशिश करना, मतलब कि अगर जहाँ भ्रष्ट लोग हैं वहाँ आप भ्रष्ट हो जाइए तो उसे भी अडेप्टेशन ही कहेंगे, और अगर जहाँ ईमानदार लोग हैं वहाँ आप ईमानदार बन जाइए तो उसे भी हम अडेप्ट करना या एट्यून करना करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल दे सकता हूं, ही attunes to his एडवाइस। अगर ऐसा कोई सेंटेंस दिया हुआ है, ही अट्यून्ड टू या ही अट्यून्स टू हिज फ्रेंड्स एडवाइस, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लड़का अपने दोस्त की सलाह के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर रहा है या एडजस्ट कर रहा है। मतलब इसका ये हुआ फिगरेटिवली कि वो अपने दोस्त की सलाह को विचार कर रहा है, अपने दोस्त की सलाह को मान रहा है, उस पर अमल कर रहा है। हारमनी आप जानते ही हैं, हारमनी का मतलब होता है एक रिदम, चीजों का एक बैलेंस में होना, चीजों का एक पर्टिकुलर रिदम में होना, उसको हम हारमोनी कहते हैं। मेल जोल, मेल मिलाप, ठीक ठाक, एक अच्छी हारमोनी में होना, उसे बोलते हैं। एक्विजिशन आप जानते ही हैं, इसका मतलब होता है इल्जाम लगाना या किसी चीज के ऊपर ब्लेम करना। और एक्विजिशन ज्यादातर फॉर्मल वर्ड है, आप जानते ही होंगे कि इंग्लिश में हर शब्द लगभग दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक वो शब्द हैं जो फॉर्मल होते हैं और उनका इस्तेमाल ज्यादातर हम वो बहुत अधिक पढ़े लिखे शब्द हैं, सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स हैं, और उनका इस्तेमाल हम ज़्यादातर बहुत अधिक पढ़े लिखे और शांत सभ्य समाज में इस्तेमाल करते हैं। और इनफॉर्मल वो है जिसका इस्तेमाल हम कभी भी और कहीं भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों यारों में कर सकते हैं, हम उसे कॉलोक्वियल भी कहते हैं, हम उसे कॉलोक्वियल भी कहते हैं। कॉलोक्वियल ग्रामर भी होती है, आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग कॉलोक्वियल ग्रामर भी पढ़ाते हैं, बहुत सारी किताबें लिखी भी गई हैं कॉलोक्वियलिज्म पर। जैसे हम बोलते हैं ना बोलचाल की भाषा, उसी को बोलते हैं। फिर देन हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है, द डे वीक इन वीक इन गवर्नमेंट द 5 day week in government office is bound to benefit the jaded office goers। मतलब कि ये जो 5 day week in government है, मतलब कि 5 हफ्तों में जो छुट्टी मिलने का हमारी गवर्नमेंट ने विधान किया है, इससे कुछ पर्टिकुलर ऑफिसर्स को बहुत फायदा होने वाला है। किस तरह के ऑफिसर्स को फायदा होने वाला है? जो जेडेड हैं। अब इसके चार ऑप्शन है हमारे पास, रिफ्रेश्ड, रूटीन्ड, फटीग्ड एंड विगोरस। तो जेडेड का मतलब होता है फटीग्ड। अब आप कंसिस्टेंटली काम करेंगे तो आप थकेंगे। अब जब आप लगातार थकेंगे तो आपको एटलीस्ट 6 दिन की थकान के लिए 7वां दिन तो मिलना चाहिए ना। बाइबल में भी कहते हैं भगवान ने 6 दिन बनाया और 7वें दिन आराम किया, और 7वें दिन जब उसने आराम किया तो उसको हमने संडे कहा, बिकॉज ही डिड नॉट वर्क दैट डे सो इट वॉज कॉल्ड संडे। ये ओल्ड टेस्टामेंट में है, ओल्ड टेस्टामेंट में था, क्योंकि वो गॉड जो था वो बनाते बनाते इस दुनिया को थक गया तो उसको लगा कि 7वें दिन आराम करना चाहिए। वो शायद संबल आई थिंक वो भी एक इशारा है कि व्यक्ति को लगातार काम नहीं करना चाहिए, वो कभी ना कभी काम करते करते मानसिक और शारीरिक आराम की भी उसे जरूरत होती है। तो वहां पर ओल्ड टेस्टामेंट का तात्पर्य यही है।
उसको अनाफत अर्थ मत ना लिया जाए ज़्यादा, तो ज़्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि अगर हम ऊट पटांग अर्थ निकालेंगे तो फिर ऐसे तो हर चीज़ का ऊट पटांग अर्थ निकल आएगा। हम बोलेंगे भगवान को आराम करने की क्या ज़रूरत थी, ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ एक कोई भी चीज़ जो कही गई है वो कहीं ना कहीं आपके किसी न किसी काम की है। आप उसे भले ही नहीं पहचान पा रहे हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके काम की है, ये कंफर्म है, ये पर्टिकुलरली है। ठीक है, तो हमारे पास जो 4 ऑप्शन हैं उसमें से लगभग सारे क्लियर वर्ड है। रिफ्रेश का मतलब एकदम तरोताजा, एकदम बोलते हैं आप थोड़ा सा रिफ्रेश होके आते हैं, बाइक से चलते हैं, थोड़ा लॉन्ग रूट पे चलते हैं, घूम कर रिफ्रेशिंग बोलते हैं। इसी में आईएनजी लगा दो तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, बन जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता हूं, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, मिस्ड कॉल्स। अच्छा बताएंगे आप लोग कि मिस्ड कॉल्स में अ, कौन सा वर्ड है, ये क्या है? तो अगर कोई पूछे तो आप बता दीजिए पास्ट पार्टिसिपल है। ये हो गया हमारा पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो रूटीन का मतलब एक इंसान जो पर्टिकुलरली एक धर्रे में जीता हो, उसका एक अपना पर्टिकुलर रूटीन हो। रूटीन में डी लगाया है, ये भी हमारा क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। फटीग्ड, यहाँ भी पास्ट पार्टिसिपल लगाया, उसका मतलब है थका हुआ, हारा हुआ बेचारा बहुत अधिक, फिजिकली खास तौर पर थका हुआ। फिजिकली जो थकान होती है उसके लिए हम फटीग शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और फटीग्ड का मतलब है दैट वो व्यक्ति शारीरिक रूप से बहुत थका हुआ है। विगोरस का मतलब वो तरोताजा, बहुत अधिक जोश से भरा हुआ, बहुत अधिक एक्साइटमेंट और ऊर्जा से भरा हुआ, उन्हें हम विगोरस कह सकते हैं। हम बोल सकते हैं ये लोग एनर्जेटिक होते हैं। हम ये बात बोल सकते हैं दैट विगोरस पीपल आर द एनर्जेटिक पीपल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेजिग्नेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज इंट्रिग्यूइंग। मतलब कि जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं उनका दिया गया इस्तीफा बहुत इंट्रिग्यूइंग है। एंड व्हाट डज दैट रियली मीन? इंट्रिग्यूइंग का ऑप्शन है करेक्ट, क्यूरियस। मतलब कि मुख्यमंत्री साहब ने जो इस्तीफा दिया वो अपने आप में बहुत अधिक उत्सुकता पैदा कर रहा है, लोगों में बहुत अधिक क्वेश्चंस पैदा कर रहा है, लोगों में एक अफरा तफरी का माहौल मचा रहा है। लोग बार बार उस पर क्वेश्चन कर रहे हैं, तर्क वितर्क कर रहे हैं, लोग चिंतन कर रहे हैं, टीवी पर डिबेट हो रहे हैं, दुनिया भर की सारी चीजें हो रही हैं। उसे हम इंटरव्यूइंग कहते हैं। इंटरव्यूइंग का एक मतलब ये भी होता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होना, हल्का सा लोगों में चहल पहल मचा देना, लोगों में क्वेश्चन क्रिएट कर देना, लोगों में उत्सुकता जगा देना, उसे भी हम इंटरव्यूइंग कहते हैं। ये ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। देन हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है इंटरेस्टिंग, आप जानते ही हैं, कोई मतलब नहीं है। देन हमारे पास एक ऑप्शन है सीक्रेट, आप जानते ही हैं, अभी तक कई बार ये वर्ड आ चुका, हमने इसको एक्सप्लेन किया है। देन आखिरी वर्ड है डिप्लोमेटिक। घुमावदार, नेतागिरी टाइप का। लीडर्स आर वेरी डिप्लोमेटिक, आप जानते ही हैं, डिप्लोमेटिक आर लीडर्स, नेता बहुत डिप्लोमेटिक होते हैं। उन्हें ये मालूम होते हैं एक शब्द के 72 अर्थ होते हैं। बिल्कुल, अभी वो कुछ भी बोल देंगे उसके बाद उस शब्द से ही पलट जाएंगे और वो बोलेंगे मैंने इस मकसद से नहीं इस मकसद से कहा था। और इस शब्द का सिर्फ यही अर्थ नहीं होता, इस शब्द का ये अर्थ भी होता है। तो नेता को मालूम होता है। मैंने सुना है एक बार किसी ने आइंस्टीन से पूछा, आइंस्टीन ने शायद कहा था कि एक वैज्ञानिक से अगर आप 100 सवाल पूछेंगे तो वो 100 सवालों में 99 जवाब में कहेगा कि मुझे नहीं मालूम है, और जो 100वां जवाब होगा उसमें भी वो कहेगा अभी तक मुझे इतना मालूम है और ये गलत भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन नेता से जब आप 100 सवाल पूछेंगे तो वो इसको 120 जवाब देगा, क्योंकि उसके पास जवाब बहुत सारे होते हैं, वो बहुत डिप्लोमेटिक होता है, उसके पास हर क्वेश्चन का आंसर होता है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। अपने आप में वो नेता एक अवतार है। खैर, देर वॉज नो ostensible her for her being angry at her husband's remarks. For her being angry at her husband's remark. वाह, मतलब ऐसा क्या कह दिया
कि वो इतनी अधिक गुस्सा हो गई, अपारेंट। चार ऑप्शन है हमारे पास, हिडन, कॉवर्ड, अपारेंट एंड सीक्रेट। चार ऑप्शंस और एक है हमारे पास। अब जरा समझते हैं इसका अर्थ क्या है। देयर वाज नो ऑस्टेंसिबल फॉर बीइंग एंग्री एट हर हस्बैंड्स रिमार्क्स। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई खास कारण अवेलेबल नहीं था, ऐसा कोई खास कारण उपलब्ध नहीं था जिससे कि वो अपनी पति की बात पर इतना अधिक गुस्सा हो जाती, इतना अधिक नाराज हो जाती। तो अपेरेंट का जो अर्थ हुआ वो हुआ ओपन या ऑब्वियस। सो देयर वाज नो अपारेंट रीजन, देयर वाज नो ऑब्वियस रीजन कि वो इतना अधिक गुस्सा हो जाती है अपने पति की बातों से, और पति ने कुछ कहा और वो इतना अधिक गुस्सा हो गई, इतना अधिक नाराज हो गई, इतना अधिक चिढ़ गई, पता नहीं उसके पीछे की क्या वजह थी, कोई मतलब नहीं था। देन आता है हमारे पास सी अपब्रेडेड द लिटिल गर्ल हु गॉट फ्राइटेंड। अप अपब्रेडेड है, अपग्रेडेड नहीं है। एक बात याद रखिएगा, अप ब्रेड शब्द है ना कि अपग्रेड शब्द है, आपको ये बात याद रखनी है। तो अपब्रेडेड द लिटिल गर्ल हु गॉट फ्राइटेंड का मतलब है शी स्कोल्डेड। उसने उस छोटी सी बच्ची को जो डर गई थी डांटा, उसको कहा, उसको समझाया कि डर मत, ऐसा कुछ नहीं हुआ है तेरे साथ, सब कुछ एकदम ठीक है। देन कम्स मेक टेल्स, कहानियां बनाना, कहानियां बनाना ऐसा अपब्रेड के साथ फिट नहीं बैठेगा। मेकअप आप जानते ही हो, जानते ही हो आजकल तो फ्री में भी होने लगा है, लोगों को आकर्षित करने के लिए, लोगों का दिमाग खराब करने के लिए। लेकिन पता नहीं ये लोग जब भी वर्कशॉप लगाए तो पानी क्यों नहीं बरसता। सपोज कोई इंसान मेकअप करा कर निकलो और पानी बरस जाए, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सारे सपनों पर पानी फिर जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बाकी रहेगा। हाँ, हमारे एक सर भी हैं, उन्होंने भी कहा था कि देखो सुंदरता तभी तक है जब तक बारिश नहीं हो रही है, बारिश होगी सुंदरता खत्म हो जाएगी। खैर, हैंडेड, किसी चीज को देना, हैंड हैंड, जैसे हैंड मी द बुक, इसका मतलब पास में द बुक, मुझे वो बुक देना, हाथ में देना, इस अर्थ में हम हैंडेड का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड फॉर्म है हैंड एज अ वर्ब। तो हमने इस्तेमाल किया था हैंड जो शब्द है वो इस्तेमाल किया, तुम आप लोगों को मालूम है कि वो नाउन की तरह है, बट हैंड का मतलब एज अ वर्ब भी है, जिसका मतलब होता है टू होल्ड, पकड़ना या देना, हाथ में देना, उस अर्थ में हम हैंड का इस्तेमाल करेंगे। सो शी इज नॉट सीन इवन स्माइलिंग दीज डेज, शी इज रादर पेंसिव। ओके, कितना प्यारा शब्द है ना, पेंसिव। शी इज नॉट सीन स्माइलिंग, आजकल वो जरा भी मुस्कुराती हुई नहीं देखी जाती है, आजकल वो जरा भी मुस्कुराती हुई नहीं देखी जाती है। शी इज रादर पेंसिव, यहाँ पे रादर का मतलब है क्वाइट, लगभग, लगभग के अर्थ में, ठीक है। सो पहला ऑप्शन करेक्ट नहीं है, सैड लगभग उससे है। थॉटफुल का मतलब है विचारों में खोई हुई, कोई ऐसी घटना घट गई जिसकी वजह से उसको एक अंदर ही अंदर वो घुन रही है, वो किसी से शेयर नहीं कर पा रही है, वो बता नहीं पा रही है, और वो उसका लगातार उसमें परेशान है, थॉट्स में डूबी हुई है, एंड हर थॉट्स आर वेरी इंट्रिग्यूइंग एज वेल। सो इस वजह से वो बहुत अधिक परेशान है, सो थॉटफुल है। ग्लूमी वर्ड ठीक नहीं है, क्योंकि ग्लूमी का मतलब होता है हल्का सा चकराना आपका, ठीक है। ब्लैक वर्ड फिट बैठेगा ही नहीं, क्योंकि वर्ड ब्लैक है, इस वजह से फिट नहीं बैठेगा। तो पेंसिव का मतलब है थॉटफुल, ठीक है। ही वॉज पेंसिव इन द पार्टी का इसका मतलब ये हुआ कि पार्टी के पहले कोई ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से वो बहुत अधिक विचार वाली हो गई, बहुत अधिक विचार उसको परेशान करने लगे, इसलिए वो उस पार्टी में गुमसुम सी थी, वहां पर हम पेंसिव शब्द का इस्तेमाल करेंगे। देन कम्स अनदर वर्ड, व्हाट मीनिंग हैव ड्रॉन, हैव यू ड्रॉन फ्रॉम हर टंग इन चीक रिमार्क्स, आपने उसके द्वारा जो ये विचार व्यक्त किया गया है इससे आपने क्या निकाला, ड्रॉ। ड्रॉ शब्द है, ड्रॉ का मतलब होता है निकालना, इसका मैं एक सिनोनिम दे देता हूं आपको, उसका मतलब होता है एक्सट्रैक्ट, ठीक है। क्या मतलब निकाला, इंग्लिश में बोल देता हूं,
व्हाट डिड यू ड्रॉ फ्रॉम हर, मतलब उससे बात करके तुमने क्या मतलब निकाला, उससे बात करके तुम किस नतीजे पर पहुंचे। इंड्यूस का मतलब भी वही है, और डिडक्ट का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट करना, लगभग उसी अर्थ में, बस ये मैथमेटिकल वर्ड है। जैसे डिडक्शन होता है, देन कम्स डिड्यूस्ड, सेम अर्थ में किसी चीज को एक्सट्रैक्ट करना। बट यहाँ पर जो ड्रॉ वर्ड है वहां पर डिड्यूस्ड वर्ड ही करेक्ट बैठता है। किसी चीज को ड्रॉ करना, आपने उससे क्या अर्थ निकाला, आपने क्या 2 + 2 4 किया, इस अर्थ में हम डिड्यूस शब्द का इस्तेमाल करेंगे या ड्रॉ शब्द का इस्तेमाल करेंगे। देयर इज अ टैसिट एग्रीमेंट बिटवीन द सुपर पावर्स नॉट टू एंगेज themselves, माने सुपर पावर्स में आपस में कुछ ऐसा समझौता हुआ है कि वो इस मुद्दे पर अब नहीं पड़ेंगे, वो अपने आप को इससे अलग रखेंगे या एंगेज रखेंगे। अब हमारे पास 4 ऑप्शन हैं टैसिट के, अनस्पोकन, स्पीचलेस, साइलेंट एंड इंट्रोवर्ट। तो टैसिट का मतलब होता है कोई एक ऐसी चीज जो कही ना जाए बट वो समझी जाए, जो चीज ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड हो, ठीक है। अनस्पोकन प्लस अंडरस्टूड, एक ऐसी बात जो कही तो ना जाए पर वो समझी जाए। जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ बट कोई अंदर नहीं आ सकता, मतलब वो टैसिट है, अंडरस्टूड सी बात है, समझी समझाई बात है, उसमें बहुत अधिक परिश्रम या मेहनत नहीं करनी है। स्पीचलेस आप जानते ही हैं, शब्द विहीन हो जाना, मतलब उस सी सेड समथिंग दैट आई वाज स्पीचलेस, उसने कुछ ऐसा कहा कि अब मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, मैं स्पीचलेस हो गया बुरी तरह से, कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि क्या बोलूं। जब कुछ सूझे नहीं तब वहां पर स्पीचलेस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। साइलेंट, वाओ, बुद्धा वॉज साइलेंट, बुद्ध शांत थे, कितना सुंदर शब्द है। बुद्ध वॉज साइलेंट, इसका मतलब है कि बुद्ध शांत थे, उन्हें निर्वाण हो गया था। इंट्रोवर्ट का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी ही दुनिया में खोया रहे, लोगों से कम घुलने मिलने का प्रयास करे, लोगों से कम बात करे, दूरी बना करके रखे और अपनी ही दुनिया में खोया रहे। बट ये एक तरह का रोग है, अच्छा शब्द नहीं है ये, सबके लिए इस्तेमाल मत करिएगा। तो थोड़े शर्मीले टाइप के लोग हैं, लोगों से कट करके रहते हैं, लोगों से अलग रहते हैं, उनके लिए हम इंट्रोवर्ट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और जो इनसे ठीक अपोजिट होते हैं उनके लिए हम एक्सट्रोवर्ट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और जो दोनों घुले मिले होते हैं उनके लिए हम एम्बीवर्ट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आखिरी वर्ड है हमारा आज का, मोहिंदर अमरनाथ हैड पेंचेंट फॉर हुक शॉट्स। इंक्लाइनेशन, मतलब कि जो हमारे अमरनाथ सर हैं वो हुक शॉट्स के लिए बहुत अधिक फेमस है, मतलब उनका हुक शॉट्स पर एक एकाधिकार है, वो उस पर इतने दक्ष हैं कि वैसा कार्य कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। इनक्लाइंड है वो उस कार्य के लिए। जैसे आई एम inclined to be present, इट मीन्स आई एम बाउंड टू बी प्रेजेंट देयर, चाहे जो हो जाए मुझे वहां पहुंचना ही पहुंचना है। इनक्लाइंड का मतलब है बाउंड होना किसी कार्य को करने के लिए, अपने मतलब एग्रीमेंट के साथ, दूसरे के एग्रीमेंट के साथ नहीं, ठीक है ना। तो इनक्लाइंड टू बी समवेयर का मतलब हुआ कि आपका उस स्थान पर पहुंचना आपकी मर्जी है, दूसरे व्यक्ति की मर्जी नहीं है, ठीक है। सो स्ट्रेंथ आप जानते हैं फिजिकल, खासतौर पर स्ट्रेंथ शब्द का इस्तेमाल फिजिक के लिए किया जाता है और ये फिजिकल होगा, शारीरिक शक्ति के मामले में। देन कम्स डिजायर, डिजायर का मतलब होता है विश, बट डिजायर और विश में थोड़ा सा अंतर होता है, विश पॉजिटिव वर्ड है और डिजायर हल्का सा नेगेटिव शब्द है। डिजायर का मतलब होता है कि डिजायर जिसे आप पाने के लिए किसी भी माध्यम तक जाने, किसी भी हद तक जा सकते हैं। बट विश का मतलब होगा कि जो आपकी आंतरिक ख्वाहिश है और उसको पाने के लिए आप हमेशा किसी सकारात्मक, किसी पॉजिटिव ही रास्ते को खोजने की कोशिश करें। तो ये हुए हमारे 20 और 20 को मल्टीप्लाई किया 4 से और हो गए हमारे पास 80 वर्ड्स। हम अगले लेक्चर में फिर से कुछ ऐसे शब्दों को देखेंगे, समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और आज के लिए आपने इतनी देर तक मुझे सुना, इतना कुछ समझा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।